हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मुस्लिम लॉ के MCQ। ये हमारा लेक्चर है 2, जिसमें कि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि बिहार CJ और नेट JRF के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है कि हनबली स्कूल के संस्थापक थे। तो हनबली स्कूल के संस्थापक कौन थे? हनबली स्कूल के संस्थापक थे इमाम अबू अब्दुल्ला अहमद इब्न मोहम्मद हनबल, जिसे हम किस नाम से जान सकते हैं? मोहम्मद या इमाम हनबल के नाम से जान सकते हैं। बस हमें हनबल याद रखना है, हमें याद हो जाएगा कि हनबली स्कूल के संस्थापक कौन थे? हनबल थे। इसी तरीके से हनीफा स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो हनफी स्कूल के तो अबू हनीफा थे। ठीक है, अब इससे पहले एक और क्वेश्चन रह गया था लास्ट वीडियो में। बात करता है कि मलिकी स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो मलिकी के स्कूल के संस्थापक हैं भाई इमाम मलिक इब्न अनस। ओके, इसके बाद आता है कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के अंतर्गत तलाक का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जो मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम पारित किया गया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? उसमें सिर्फ पत्नी को राइट दिए गए हैं, पत्नी को ही सिर्फ ग्राउंड दिए गए हैं डाइवोर्स के, पति को कोई ग्राउंड नहीं दिया गया। ये बात याद रखनी है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ग्राउंड जो है वो पत्नी को नहीं प्राप्त हुआ है। पत्नी के साथ निर्दयता के साथ व्यवहार करना की क्रूरल्टी की है, ग्राउंड है। 4 वर्षों से ज्यादा के समय से पति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये भी है। लेकिन हिंदू विधि में कितनी है? ये टाइम लिमिट कितनी है? ये 7 साल है। और मुस्लिम लॉ में कितना है भाई? 4 साल का है। ठीक है, फिर है पति को 2 या 2 से ज्यादा वर्षों के लिए कारावास का दंड मिला है। तो ये जो टाइम है ये 7 साल की है यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलत है। फिर है 2 या 2 से ज्यादा वर्षों से पति पागल रहा है, ये भी है। ठीक है, तो आंसर है सी। फिर है मुस्लिम पत्नी इद्दत के दौरान किसी दूसरे आदमी से अगर विवाह कर लेती है तो ऐसा विवाह क्या माना जाता है? ऐसा विवाह शून्य माना जाता है। ठीक है, अगर कोई मुस्लिम पत्नी इद्दत के टाइम पे शादी कर ले किसी दूसरे इंसान से, दूसरे आदमी से, तो वो ऐसा विवाह क्या होगा? शून्य माना जाएगा। फिर है असना असारिया सिया अनुयायी हैं। असना सारिया, अतना सारिया, इमामिया, इस्माइलिया और जैदिया, ये कौन से हैं? सिया संप्रदाय के हैं, है ना? सिया संप्रदाय के स्कूल हैं। तो असना सारिया सिया अनुयायी किसके हैं भाई? ये है 12 इमाम के। ओके, फिर मुस्लिम विधि लागू होती है। मुस्लिम विधि किस पर लागू होती है? जन्मजात मुसलमानों पर, उन व्यक्तियों पर जो धर्म परिवर्तन द्वारा मुसलमान बने हैं, उपरोक्त दोनों पर। तो ये आंसर है उपरोक्त दोनों पर ही मुस्लिम विधि लागू होगी, है ना? इसके बाद में क्वेश्चन है कि मुस्लिम विधि लागू होती है संस्कार संविदा तथा संविदा दोनों। तो मुस्लिम विधि क्या मानी जाती है? मुस्लिम विधि में जो शादी होती है वो क्या मानी जाती हैं? वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। ओके, संविदा माने जाते हैं। फिर है मुस्लिम विधि में विवाह माना जाता है काम वासना का नियमन, गृहस्थ जीवन का नियमन, कि वंश में वृद्धि होनी है, उपरोक्त सभी। तो आंसर है हमारा डी, उपरोक्त सभी। अब ये क्वेश्चन आया कि किसने कहा था कि मुस्लिम विवाह एक संविदा भी है, क्या है? एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है और संस्कार भी है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था न्यायमूर्ति शाह सुलेमान ने। ठीक है, न्यायमूर्ति शाह सुलेमान ने ये बात कही कि जो मुस्लिम जो विवाह है, मुस्लिमों को जो विवाह होता है वो संविदा भी है और भाई संस्कार भी है। ओके, अभी किस केस में कहा गया था? किस केस में कहा था? ये अनीशा बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफा के केस में कहा गया कि मुस्लिम विवाह संविदा और संस्कार दोनों ही है। फिर किस वाद में एक निर्धारित किया गया था कि मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा तथा संस्कार दोनों है? तो मैंने अभी बताया आपको कौन सा केस था? अनीशा बेगम का केस था, अनीशा बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफा का केस था। फिर मुस्लिम विवाह को विक्रय के समान किसने कहा? कि किसने कहा कि जो मुस्लिम विवाह है वो सेल की तरह होता है? तो ये बात कही थी न्यायाधीश मित्तल ने। मुता शादी होती है, मुता विवाह कहाँ पर होता है? मुस्लिम विधि में मान्य होता है और किस में मान्य होता है? सिया में मान्य होता है। तो मुता विवाह क्या है? एक स्थायी विवाह है और क्या होता है? एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है और सिया कानून के अंतर्गत ये मान्यता प्राप्त होता है।
ठीक है, तो आंसर होगा ए 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4 आंसर हमारा सी। फिर है मुस्लिम विधि में प्रस्ताव एवं स्वीकृति के लिए आवश्यक होते हैं एक उपस्थिति, मतलब दोनों पक्षकार उपस्थित होने चाहिए, बिल्कुल, एक बैठक में होने चाहिए, ये भी सही है, और साक्षी होने चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी है। गवाहों की अनुपस्थिति में मुस्लिम विवाह सुन्नी कानून के अंतर्गत क्या होता है? सुन्नी कानून में, सुन्नी जो शाखा है, इसमें क्या होता है कि इसमें विवाह के टाइम पर 2 साक्षी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अगर एक पुरुष है तो उसके साथ में 2 स्त्री होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज 2 साक्षी होने चाहिए पुरुष। लेकिन जो सिया शाखा है उसमें विवाह के टाइम पे साक्षियों की आवश्यकता नहीं होती। वहां पर कहां पर होती है? तलाक के समय पे होती है। ठीक है, और सुन्नी में तलाक के टाइम पर नहीं होती, विवाह के टाइम पर होती है। तो गवाहों की अनुपस्थिति में मुस्लिम विवाह सुन्नी कानून के अनुसार अनियमित परंतु सिया कानून के अनुसार निष्प्रभावी होता है। सुन्नी और सिया कानून के अंतर्गत अनियमित, सुन्नी कानून के अंतर्गत वैध है परंतु सिया कानून के अंतर्गत अनियमित है। कहता है कि सुन्नी कानून सिया कानून के अंतर्गत प्रभावी है ना, परंतु सिया कानून के अंतर्गत क्या माना जाएगा? वो अनियमित माना जाएगा। कौन कौन से विवाह होते हैं? सही विवाह होता है, मतलब जो मान्य होता है, एक होता है फासिद विवाह, एक होता है बातिल विवाह। ठीक है, मतलब सही विवाह, वैध विवाह, एक होता है अनियमित विवाह और एक होता है शून्य विवाह। फिर है मुस्लिम विधि में साक्षी की अनुपस्थिति से विवाह पर किस प्रकार का मुस्लिम विधि में साक्षियों की अनुपस्थिति से विवाह पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो सुन्नी विधि में अगर विवाह बिना साक्ष्यों के किया जाए तो क्या हो जाएगा? विवाह अनियमित हो जाएगा, और अगर सिया में कराया जाए तो वो वैध रहेगा। मुस्लिम विधि में वयस्कता उम्र विपरीत साक्ष्य के अभाव में मानी जाएगी। एज ऑफ पुबर्टी है ना, एज ऑफ पुबर्टी कहते हैं यहाँ पर। वयस्कता की उम्र कितनी मानी जाती है? 15 वर्ष मानी जाती है। फिर है मुस्लिम विधि में हिजानत किससे संबंधित है? बच्चा माँ के अभिरक्षण में रहे, बच्चा भाई के अभिरक्षण में रहे, बच्चा पिता के अभिरक्षण में रहे और बच्चा बहन के अभिरक्षण में रहे। तो किसके अभिरक्षण में हिजानत कहा जाता है? कस्टडी में कहा जाता है कि बच्चा माँ के अभिरक्षण में रहे। तो आंसर ए। फिर है अभिभावक की अनुमति के बिना आवश्यक का विवाह क्या माना जाता है? अगर विदाउट गार्जियन की कंसेंट के किसी माइनर की शादी कर दी जाए तो ऐसी शादी क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी, शून्य करने मानी जाएगी, अमान्य मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। तो ऐसी शादी मानी जाएगी अमान्य। ओके, अगर माइनर की शादी विदाउट गार्जियन के कंसेंट के की जाती है तो ऐसी शादी अमान्य मानी जाती है। मुस्लिम में विवाह की अभिभावकता जबर, जिसे कहते हैं कि अभिभावकता जबर निहित मानी जाती है। तो किसमें? पिता में, चाहे जितनी भी पीढ़ी ऊपर हो, विवाह की क्या दे सकते हैं? कंसेंट दे सकते हैं। सगा भाई, सहोदर भाई, सगा चाचा और सहोदर चाचा, उपरोक्त सभी, ये क्या है? ये जबर माने जाते हैं कि विवाह की अभिभावकता मीन्स जबर। और पालन पोषण के लिए क्या माना जाता है? क्या कहा जाता है इसे? हिजानत। किस बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक आवश्यक लड़कों का विवाह शून्य होता है? तो किस केस में कहा गया था? ये कहा गया था अब्दुल अहमद बनाम शाह बेगम के केस में। ये कहा गया कि अगर किसी माइनर लड़के की शादी की जाती है तो ऐसा विवाह क्या होगा भाई? ऐसा विवाह शून्य होगा। ठीक है, और अगर लड़की की कर दी जाती है तो वो एज ऑफ पुबर्टी पर आने पर क्या कर सकती है? चाहे तो उसे वैलिड घोषित करा ले या उसे वॉइड घोषित करा ले। मुस्लिम विधि के अनुसार मुस्लिम धर्म का त्याग विवाह के संरक्षकता के अधिकार से, अगर कोई क्या कर रहा है? मुस्लिम धर्म को त्याग देता है तो विवाह के संरक्षकता जो गार्जियनशिप मिली हुई है उसे, शादी के लिए जो जबर का उसका राइट है, उससे क्या हो सकता है? वंचित हो सकता है, वंचित कर देता है, स्पष्ट बंद नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। तो उसे, अगर वो मुस्लिम धर्म से अपने आप को परिवर्तित कर लेता है तो विवाह के संरक्षकता के अधिकार से उसे वंचित नहीं करता है। फिर है मुस्लिम विवाह में स्त्री संरक्षक मानी जाती है। कौन मानी जाती है? माता, दादी, नानी, सगी बहन और सहोदर बहन, बुआ, मौसी और उपरोक्त सभी। तो सभी माने जाते हैं। ठीक है, मुस्लिम विवाह में स्त्री संरक्षक कौन कौन मानी जाती है? माँ, दादी, नानी, सगी बहन, सहोदर बहन, बुआ और मौसी। ठीक है, ऑल टोटली।
फिर क्वेश्चन, विधिक समर्थता को मुस्लिम विधि में कितने भागों में बांटा गया है? तो भाई सापेक्ष असमर्थता है, निरपेक्ष असमर्थता है, निषेधात्मक है और निदेशात्मक है। ठीक है, मेन ये 4 हैं। ओके, ठीक है, ये हमारे हो गए मुस्लिम लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छे से देख लेनी है, रिवाइज कर लेना है इन्हें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।